क्या अब इस देश के हालात ये हैं कि पत्थर भी पुलिस के होंगे, पैलेट भी पुलिस की होगी और निशाने पर हो सकते हैं आप? क्या देश की राजधानी में एक ऐसे हथियार का इस्तेमाल हुआ जिसके बारे में संयुक्त राष्ट्र ने 2020 में ही कह दिया था कि इसका इस्तेमाल नहीं होना चाहिए? अगर फिर भी छात्रों पर इसका इस्तेमाल हुआ तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? सबसे बड़ा सवाल जिस पैलेट गन के इस्तेमाल से सरकार इनकार कर रही थी, वो अचानक अब सरकार के गले की फांस कैसे बन गया? राहुल गांधी ने एक दावे के साथ कैसे पैलेट गन के मुद्दे पर सरकार को बैकफुट पर धकेल दिया है, समझेंगे। ये पैलेट यानी छर्रा कैसे एक ऐसा बिंदु बन गया जहां कानून, राजनीति, पुलिसिंग, नागरिक अधिकार और लोकतंत्र एक दूसरे से टकराते हैं। आज बात अंधा करने वाले इस अंधे हथियार की। नमस्कार, मैं हूं दिबांग, आप देख रहे हैं दिबांग ऑफिशियल। बेल आइकॉन जरूर दबाएं, उसके लिए सब्सक्राइब करें। इतिहास जो भी करता है उसका असर कई स्तरों पर होता है। वो सिर्फ आंदोलनों की कहानियां नहीं सुनाता, वो सिर्फ सरकारें नहीं पलटता, वो सिर्फ तारीखें नहीं बताता। इतिहास हमारी भाषा भी बदल देता है। हर बड़ी लड़ाई, हर बड़ी आपदा, हर बड़ा जन आंदोलन अपने पीछे कुछ ऐसे शब्द जोड़ जाता है जो बरसों तक हमारे साथ चलते हैं, जो हमारी याद का हिस्सा बन जाते हैं। कोविड आया तो अचानक पूरी दुनिया की जुबान पर कई नए शब्द आए। लॉकडाउन, क्वारंटाइन, सोशल डिस्टेंसिंग, पीपीई किट। किसान आंदोलन अपने साथ लेकर आया एमएसपी और उसका गणित। सिंगू बॉर्डर और टिकरी बॉर्डर सिर्फ जगहों के नाम नहीं रहे, वो एक राजनीतिक बहस के प्रतीक बन गए। समय बदला तो जेनजी जैसा शब्द जो सिर्फ डेमोग्राफी और मार्केटिंग की किताबों में मिलता, आज राजनीतिक चर्चाओं का हिस्सा बन गया है। अब ये सिर्फ एक उम्र नहीं बल्कि एक ऐसे युवा वर्ग का संकेत बन गया है जो संवेदनशील, इंक्लूसिव, सोशल मीडिया के सहारे संगठित होने वाला और सवाल पूछने वाली पीढ़ी के रूप में उभरा है। और इसी के साथ एक नया शब्द पूरे देश की बातचीत में शामिल हो चुका है, पैलेट गन। कुछ सप्ताह पहले तक यह शब्द कम ही लोगों ने सुना, लेकिन आज इसकी गूंज हर जगह है। चाय की टपरी से संसद से सुप्रीम कोर्ट तक यह शब्द सुनाई दे रहा है। सरकार इस मुद्दे पर जितना टालमटोल करेगी, लोगों के जहन में यह छर्रा उतनी ही अंदर धंसता जाएगा। यह सरकार की असंवेदनशीलता के साथ उसके अलोकतांत्रिक होने के प्रतीक में भी बदलता जाएगा। दरअसल यह छर्रा अब तक कई राजनीतिक दीवारों से टकरा चुका है और हर टक्कर उसको मजबूत बना रही है। 20 जुलाई संसद मार्च। घायल छात्र अस्पताल पहुंचने लगे। जब डॉक्टरों ने घायलों की जांच शुरू की तो कुछ ऐसे घाव दिखे जो सवाल खड़े कर रहे थे। छात्रों के शरीर में छोटे छोटे धातु जैसे कण, घाव गोलाकार, कुछ गहरे और कुछ ऐसे जिनको देखकर डॉक्टर भी चौंक गए। मीडिया में खबरें आई कि कुछ छात्रों के शरीर से धातु के छोटे छर्रे निकल रहे हैं। यहीं से पहली बार यह शब्द सुनाई देने लगा, पैलेट, छर्रा। जब तक यह बात पूरी तरह से समझ में आती, आ गई मेडिकल रिपोर्ट्स और कहानी ने नया मोड़ लिया। मेडिकल रिपोर्ट्स को लेकर चर्चा शुरू हुई। यही वे दस्तावेज थे जिन्होंने बहस को और तीखा बना दिया। अब सवाल केवल राजनीति का नहीं था, सवाल विज्ञान का भी था। अगर शरीर से धातु के कण निकले हैं तो वो आए कहां से? अगर पैलेट गन नहीं चली तो ये चोटें लगी कैसे? मामला अस्पताल से उछलकर सोशल मीडिया के रास्ते राष्ट्रीय बहस बन गया। लोगों के इस पर अपने अपने मत है। किसी का कहना है कि हिंसक भीड़ को रोकने के लिए इसका इस्तेमाल जरूरी है। किसी का कहना है कि यह हथियार भीड़ को नहीं रोकता, पूरी भीड़ को सजा देता है। राहुल गांधी ने इस मामले को संसद के बाहर भी उठाया, संसद के अंदर भी। उन्होंने घायल छात्रों से मुलाकात की, उनके चेहरे, गले, हाथ, पीठ और छाती पर लगे घाव देखे।
कहा कि एक छात्र की आंख की रोशनी चली गई और लोकसभा में सीधे गृह मंत्री पर फायरिंग की जिम्मेदारी का आरोप लगा दिया, जबकि सरकार की तरफ से शुरुआत में कहा गया कि पैलेट गन चली ही नहीं। फिर दिल्ली पुलिस ने सफाई दी कि उसके पास पैलेट गन है ही नहीं, उसने इसका इस्तेमाल नहीं किया। लेकिन इसके बाद रैपिड एक्शन फोर्स की लॉगबुक से 7 राउंड्स चलाए जाने की बात सामने आई। फिर कहा गया कि दिल्ली पुलिस ने नहीं, रैपिड एक्शन फोर्स ने पैलेट गन चलाई। अब कुछ मीडिया वाले इसकी खोज में लग गए। किस अधिकारी ने आदेश दिया, किस एसडीएम ने इजाजत दी, किस डीसीपी के निर्देश पर यह फायरिंग हुई। कुल मिलाकर छर्रे शरीर में मौजूद हैं, मेडिकल रिपोर्ट्स मौजूद हैं, हथियार चलाने का लॉग मौजूद है। सिर्फ यह साफ नहीं है कि पैलेट गन चलाने का आदेश किसने दिया। मामला गंभीर है और सरकार सीधे जवाब नहीं दे रही है, तो इसमें राजनीति भी घुस गई है। समाजवादी पार्टी ने तंज किया कि अगर दिल्ली में गोली या पैलेट चलाने की जिम्मेदारी गृह मंत्री की नहीं है, तो फिर अयोध्या में कार सेवकों पर गोली चलाने के लिए मुलायम सिंह यादव को कैसे जिम्मेदार बताया जाता है। वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने पूछा कि अगर किसी अधिकारी ने पैलेट चलाने की अनुमति दी, तो गृह मंत्री ने अब तक सार्वजनिक रूप से यह क्यों नहीं कहा कि वो आदेश गलत था। इतने गंभीर मामले पर सरकार की लगातार खामोशी राजनीतिक सवाल को बड़ा बना रही है और सरकार इस सवाल का जवाब आरोपों से नहीं, एक कागज से दे सकती है। आदेश सामने रखिए, किसने कहा फायर, किस हालत में कहा और किसने तय किया कि देश की राजधानी में छात्रों के सामने यह हथियार जरूरी था। जो हथियार घर घर में चर्चा और बहस का मुद्दा बन गया है, वो काम कैसे करता है, ये भी जान लीजिए। आमतौर पर 12 बोर की पंप एक्शन गन में एक कार्ट्रिज लगता है। उस एक कार्ट्रिज में करीब 250 से 400 छोटे छोटे छर्रे पैलेट्स हो सकते हैं। कभी कभी ये संख्या इससे भी ज्यादा हो सकती है। ट्रिगर एक बार दबता है, लेकिन बंदूक से एक नहीं, सैकड़ों छोटे छोटे मेटलिक टुकड़े एक बड़े दायरे में फैल जाते हैं। बुलेट किसी तय टारगेट की तरफ जाती है। पैलेट किसी दिशा में भी जा सकती है। जमीन से टकराएंगे, दीवार से टकराएंगे, दिशा बदलेंगे, चेहरे, गर्दन, छाती या आंख में घुसेंगे। यानी 7 राउंड का अर्थ 7 खतरे नहीं, 7 राउंड का अर्थ हवा में छोड़े गए हजारों खतरे हो सकते हैं। और इस हथियार की सबसे बड़ी समस्या यही है, पुलिस का इरादा किसी एक हिंसक व्यक्ति को रोकने का हो सकता है, लेकिन गोली निकलने के बाद दुनिया की कोई ट्रेनिंग ये तय नहीं कर सकती कि कौन सा पैलेट किस व्यक्ति को कहां जाकर लगेगा। द ट्रिब्यून अखबार में यशोवर्धन आजाद ने अपने लेख में यही बात लिखी। हो सकता है अधिकारी एक व्यक्ति को रोकना चाहता हो, लेकिन पैलेट तय करेगा कि चोट किसे लगेगी। यशोवर्धन आजाद कोई ऐसे व्यक्ति नहीं है जिन्होंने पुलिस व्यवस्था को सिर्फ टेलीविजन पर देखा हो। वो करीब 4 दशक पुलिस और इंटेलिजेंस में रहे, इंटेलिजेंस ब्यूरो के विशेष निदेशक रहे, केंद्र सरकार के सुरक्षा सचिव रहे, उन्हें राष्ट्रपति पुलिस पदक मिला और अब वही वरिष्ठ पुलिस अधिकारी सुप्रीम कोर्ट में याचिका लेकर पहुंचे हैं। उनकी वकील वृंदा ग्रोवर ने कहा कि भीड़ को हटाने के लिए मेटलिक पैलेट्स वाली बंदूक बंद की जानी चाहिए। सरकारी भाषा में कहा जाएगा कि हथियार कम घातक था। अस्पताल में पड़े छात्र साहेब लोचब से पूछिए, उसकी जिंदगी में इससे कम क्या हुआ। वो पूछ रहा है, मेरी आंख किसकी जिम्मेदारी है। 19 साल के साहिल की दाईं आंख की रोशनी लगभग चली गई है। याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने आज पैलेट गन पर पूरी तरह रोक नहीं लगाई, लेकिन अदालत ने दिल्ली सरकार को घायलों का इलाज करने का आदेश दिया। केंद्र को आरएएफ के हथियारों, इस्तेमाल हुए कार्ट्रिजेस और गोला बारूद से जुड़ा पूरा रिकॉर्ड सुरक्षित रखने को कहा और पैलेट गन के इस्तेमाल की गाइडलाइंस पर सरकार से जवाब मांगा। इसलिए आज की सुनवाई को सिर्फ इस हेडलाइन में समेटना कि सुप्रीम कोर्ट ने बैन लगाने से इनकार कर दिया, गलत है। कुछ चैनलों ने आज ये हेडलाइन चलाई। कोर्ट ने सवाल खत्म नहीं किया,
उसने सवाल को सही जगह पहुंचाया है। वो नियम कौन सा है जो नागरिक भीड़ पर मेटलिक पैलेट चलाने की इजाजत देता है? इस हथियार का इतिहास भी इसके सरकारी नाम जितना सभ्य नहीं है। आधुनिक क्राउड कंट्रोल में रबर और प्लास्टिक राउंड्स का बड़ा इस्तेमाल 1970 के दशक में नॉर्दर्न आयरलैंड में शुरू हुआ। तब भी दावा यही था कि ये लाइव बुलेट से ज़्यादा सुरक्षित है, लेकिन इनके इस्तेमाल से लोग मारे गए, सैकड़ों लोग घायल हुए, बच्चों की जान गई और आखिरकार इन्हें बंद करने की मांग उठी। नॉर्दर्न आयरलैंड में इस्तेमाल हुए रबर और प्लास्टिक राउंड्स बिल्कुल वही मेटलिक पैलेट्स नहीं थे जिन पर आज भारत में बहस हो रही है, लेकिन दोनों की कहानी एक जैसी है। इसका नाम कम घातक, नतीजा कई बार स्थायी अपंगता और मौत। भारत में पैलेट शॉटगन्स को 2009 और 2010 के आसपास कश्मीर में क्राउड कंट्रोल करने के लिए किया गया। 2010 से इनका इस्तेमाल शुरू हुआ। 2016 के विरोध प्रदर्शनों में इनका बड़े पैमाने पर इस्तेमाल हुआ। एक मेडिकल स्टडी ने सिर्फ 4 महीने में आंख पर लगी 777 पैलेट इंजरीज का अध्ययन किया। दूसरी रिसर्च में सामने आया कि जिन लोगों को आंख में पैलेट्स लगी उनमें से ज्यादातर की रोशनी चली गई। केवल 1/3 इंजरीज पैरों पर थी, बाकी शरीर के दूसरे हिस्सों पर और 1/4 से ज्यादा सिर के आसपास। और अब यह हथियार कश्मीर से चलकर दिल्ली पहुंच गया है, जंतर मंतर के पास। संसद से कुछ ही दूरी पर पेपर लीक के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे छात्रों के बीच बड़ा सवाल है, क्या हर असहमति धीरे धीरे सिक्योरिटी ऑपरेशन में बदली जा रही है? और अगर दिल्ली में ये पहली घटना है तो क्या ये आखिरी होगी या ये शुरुआत है? भारत में नियम कहता है कि पहले कम नुकसान वाले तरीके अपनाए जाएंगे, हालात के हिसाब से धीरे धीरे बल बढ़ाया जाएगा और पैलेट गन जैसे हथियार का इस्तेमाल केवल आखिरी विकल्प के तौर पर होगा। भीड़ को हटाने के लिए पुलिस के पास एक पूरी सीढ़ी होती है। पहले बातचीत, फिर लाउडस्पीकर से साफ साफ वार्निंग, फिर बैरिकेड, तेज पानी की बौछार, आंसू गैस, जरूरत पड़े तो नियंत्रित लाठीचार्ज यानी घुटनों के नीचे लाठीचार्ज। यानी पैलेट गन आखिरी से भी आखिरी विकल्प होना चाहिए। लेकिन 20 जुलाई को विवाद यही है कि पुलिस ने ये पूरी सीढ़ी चढ़ी भी थी या बीच में कई सीढ़ियां छोड़कर वो सीधे छत पर पहुंच गई। आखिर उसकी मंशा क्या थी? पुलिस और रैपिड एक्शन फोर्स का दावा है कि वार्निंग हुई, आंसू गैस चली, लाठी चार्ज हुआ और उसके बाद पैलेट गन का इस्तेमाल किया गया। लेकिन याचिका कहती है कि साफ वार्निंग नहीं दी गई, पानी की बौछार इस्तेमाल नहीं हुई और पीछे हटते छात्रों पर फायरिंग की गई। यानी सरकार कह रही है कि नियमों का पालन हुआ, घायल कह रहे हैं कि नहीं हुआ। वैसे सार्वजनिक रिकॉर्ड में कोई ऐसी साइंटिफिक रिपोर्ट नहीं है जो ये साबित करे कि मेटलिक पैलेट गन भीड़ पर सुरक्षित है, जरूरी है और असरदार है। तो सवाल बहुत बुनियादी है। जिस हथियार की सुरक्षा पर कोई सार्वजनिक वैज्ञानिक अध्ययन नहीं है, उसे जनता पर चलाने का भरोसा किस साइंस के आधार पर दिया गया? संयुक्त राष्ट्र की 2020 की गाइडलाइंस इस पर घुमावदार भाषा का इस्तेमाल नहीं करती। वो कहती है कि एक साथ कई प्रोजेक्टाइल छोड़ने वाले हथियार एक्यूरेट नहीं होते और शॉटगन से चलाए जाने वाले मेटलिक पैलेट्स का इस्तेमाल कभी नहीं होना चाहिए, कभी नहीं। लेकिन भारत का जवाब दूसरा है। भारत का कहना है कि विशेष परिस्थिति में इसका इस्तेमाल होगा। अब भारत सरकार को बताना होगा कि उसकी विशेष परिस्थिति दुनिया के कभी नहीं से बड़ी कैसे हो गई। क्या जंतर मंतर पर कोई ऐसा खतरा था जिसे सैकड़ों मेटलिक पैलेट गन्स छोड़े बिना रोका नहीं जा सकता था? पैलेट गन एक खतरनाक अंधा हथियार है। यह किसी एक हिंसक व्यक्ति को चुनकर निशाना नहीं बनाती। ये आसपास खड़े हर इंसान को संभावित लक्ष्य बना देती है। कानून कहता है जिम्मेदारी व्यक्ति की तय होगी, लेकिन पैलेट गन वो जिम्मेदारी नहीं चुनती, वो चोट बांट देती है।
कानून अपराधी और निर्दोष के बीच फर्क करता है, लेकिन बिखरते हुए छर्रे के लिए यह मुमकिन नहीं होता। न्याय की असली परीक्षा तब नहीं होती जब दोषी को सजा मिलती है। न्याय की असली परीक्षा तब होती है जब व्यवस्था के नाम पर खड़ा कोई निर्दोष सवाल बन जाए। आज पैलेट गन एक शब्द है, कल कोई और शब्द होगा, कोई और आंदोलन होगा, कोई और पीढ़ी सवाल पूछेगी। लेकिन हर दौर लोकतंत्र को एक आईना दिखाता है। लोकतंत्र सिर्फ चुनाव का नाम नहीं है, लोकतंत्र उस क्षण का नाम भी है जब एक नागरिक सत्ता से पूछता है क्यों, और सत्ता को रुककर उस सवाल का जवाब देना पड़ता है, क्योंकि हर आंदोलन कुछ सवाल उठाता है और हर सवाल लोकतंत्र की परीक्षा लेता है। आज का वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। हमने फिर से एक अलग सी कोशिश की है। आपके ढेरों संदेश आ रहे हैं, कुछ संदेश मैं आज अपने वीडियो में शामिल कर रहा हूँ। ये हैं नविता चौधरी और कह रहे हैं कि वर्षों बाद ऐसी भाषा और शैली, काश सभी पत्रकार आपके जैसे होते। सलाम। अच्छा, ये भी अच्छी बात है, पर सभी पत्रकार मेरे जैसे होते तो मेरा क्या होगा। उदय सिंह कह रहे हैं आपकी पत्रकारिता को मेरा वंदन, अभिनंदन, आभार, साधुवाद, धन्यवाद। आप ऐसी ही पत्रकारिता का यथार्थ चेतन करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद उदय जी, आपने संदेश भेजा। अरुण महाजन ने लिखा कि रिपोर्टिंग का अंदाज बेहद संतुलित था और ये दिखाता है कि कैसे संयमित भाषा बिना शोर शराबे के एक मजबूत नैरेटिव बना सकती है। धन्यवाद। अगला जो संदेश है ये अज़मी मसर्रत का है और इनका कहना है बहुत अलग सा, भरपूर सदाकत, हिम्मत और ठोस अंदाज जिसकी कमी महसूस हो रही थी, किसी हद तक मुकम्मिल लग रही है। आपकी पत्रकारिता सुनने और देखने वालों को बहुत दिनों बाद पुरानी पत्रकारिता से जुड़ती महसूस हो रही है। इसे बनाए रखिएगा। हम सब की खुशनसीबी है कि आपने ज़मीनी खबरों का रुख किया। बहुत शुक्रिया। दुआ है कि आप लोग महफूज रहें। कितनी अच्छी बात लिखी आपने, कितनी दिल से बात लिखी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपके और भी बहुत सारे संदेश हैं, मैं आपके संदेशों का जवाब भी दे रहा हूं। लगातार संदेश भेजते रहिए। बताइए कि आप किस तरह की रिपोर्ट देखना चाहेंगे और ये जो हमारे वीडियोस हैं इनको साझा कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको देख पाएंगे। क्या ये मुमकिन है कि अपने व्हाट्सएप ग्रुप, फैमिली के जो व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं उनमें इनको शामिल किया जाए। बहुत लोग ऐसा कर रहे हैं, मैं उनका फिर से धन्यवाद कर रहा हूं। और आखिर में यही कि फॉलो कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, आपको पता चलेगा जब भी नया वीडियो आने वाला होगा। आपके पास एक घंटी बजेगी। शेयर कीजिए। धन्यवाद।